आज का क्लास, आज आप लोग का डाउट क्लास का आखिरी दिन है। जो बचा हुआ जो भी क्वेश्चंस थे उसको आज हम सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का ये है, कोलराज लॉ। दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछता है, हाउ कैन इट हेल्प टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाउ कैन it help to calculate limiting molar conductivity। और इसी में बी नंबर क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कि कोलराज लॉ क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि कोलराज लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, और तीसरा कि कोलराज लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो जो कोलराज का नियम है वही ए नंबर का आंसर है। कोलराज लॉ क्या था? कोलराज ने बताया था कि जब किसी सॉल्यूशन को हम उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाते हैं तो उसमें जो आयंस होते हैं, आयंस के कंडक्टेंस के सम को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। यानी कोलराज ने बताया था, ये ए नंबर का आंसर आप लोग समझिए, ए नंबर का, कि यदि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, ये चेंज कर जाता है ए प्लस में और बी माइनस में। जब जिस कंडीशन में सारा का सारा ए बी कन्वर्ट कर जाता है आयंस में, ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, उस समय सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव से, और ए प्लस के कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा प्लस से, बी माइनस के कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा माइनस से। तो कोलराज ने बताया था कि सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो कटायन के कंडक्टेंस और एनायन के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। दिस इज कॉल्ड कोलराज लॉ। इसे ही कोलराज का नियम कहते हैं। मींस दैट कोलराज वाज proposed that the equivalent conductance of a solution on infinite dilution is equal to the sum of conductance of cation and conductance of anion. It is called Kohlraa's law, and hence it is used to calculate limiting molar conductivity। किसी किसी बुक में इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, या किसी किसी बुक में इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलने का तरीका केवल अलग अलग है, सुनने से लग रहा है कि अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन चीज एक ही है। सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोथ आर सेम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इन्फिनिटिव। और कोलराज ने बताया कि सॉल्यूशन का जो लैम्डा इन्फिनिटिव होता है वो कटायन के कंडक्टेंस यानी लैम्डा प्लस और एनायन के कंडक्टेंस यानी लैम्डा माइनस के जोड़ के बराबर होता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कोलराज लॉ। मिस्टर कोलराज वाज proposed that the equivalent conductance of a solution on infinite dilution is equal to the sum of conductance of cation and anion. This is called Kohlraas law, और यही है ए नंबर का आंसर। How can it help to calculate limiting molar conductivity? It means that the limiting molar conductivity of a solution may be calculated by the sum of conductance of cation and conductance of anion। यानी अगर आपको किसी सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो बहुत आसान तरीका है
कटायन के कंडक्टेंस और एनायन के कंडक्टेंस को जोड़ देंगे, जो वैल्यू होगा वही होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। न्यूमेरिकल में आपको ये लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस का वैल्यू दिया रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वो वैल्यू आपको दिया रहेगा। सिंपली क्वेश्चन कहता है कि कैसे निकालेंगे, हाउ कैलकुलेटेड, तो हाउ कैलकुलेटेड का सिंपली आंसर हो गया कि अच्छा कटायन सर, के आप सरफेस कंडक्टेंस को केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स यूट्यूब पे ये किए हैं क्या? सरफेस के में यूट्यूब पे नहीं डाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का। तो कल देखे हम, और कल वो पे कल जो पढ़ाए थे नोटिफिकेशन। ना, कल जो पढ़ाए थे न्यूमेरिकल्स, जिसमें कंबाइंड क्लास चला था, बाकी सारे कल तो जो डाउट क्लास हुआ था उसमें केवल सरफेस केमिस्ट्री नहीं था, और भी चैप्टर्स थे। तो वो चैप्टर्स कल का जो क्लास था वो हम यूट्यूब पे डाल दिए, उसमें कॉमन क्वेश्चंस थे, केवल सरफेस केमिस्ट्री का नहीं है, बाकी चैप्टर्स के भी हैं। तो जो कॉमन डाउट क्लास हुआ था ना वो हम डाल दिए थे। ठीक है, तो ये ए सर नंबर का आंसर समझने में अगर किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। ए नंबर का आंसर सबको समझ में आ गया? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हम अभी लेट से ज्वाइन हुए हैं। हाँ बिल्कुल, फिर से रिपीट करेंगे। आप लोग ए नंबर का आंसर समझिए। पहले समझो कि कोलराज लॉ क्या है, और उसके बाद हाउ कैन इट हेल्प टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है कि कोलराज ने बताया था कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कटायन में और एनायन में ब्रेक कर जाता है। जब हम इसमें पानी घुलाते घुलाते सॉल्यूशन को ऐसे कंडीशन पे ले आएंगे जब सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक कर जाए, इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी मात्रा रेसिड्यूअल सॉल्यूशन में बचे नहीं, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाए, किसमें, कटायन में और एनायन में। उस कंडीशन में कटायन का कंडक्टेंस मानते हैं लैम्डा प्लस, एनायन का कंडक्टेंस मानते हैं लैम्डा माइनस। तो सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो कटायन और एनायन के कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होता है। इसी को कहते हैं कोलराज लॉ। कि कोलराज ने यह बताया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, और जैसे ही वो अपने आयंस में ब्रेक कर जाएंगे सॉल्यूशन का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कटायन के और एनायन के कंडक्टेंस के जोड़ के बराबर होता है। इसको ही कोलराज का लॉ कहते हैं। इट मींस दैट मिस्टर कोलराज वाज प्रपोज्ड दैट the equivalent conductance of a solution at infinite dilution is equal to the sum of conductance of cation and conductance of anion. That's all. This is called Kohlraa's law. दूसरा क्वेश्चन ए नंबर में है कि हाउ कैन इट हेल्प टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कटायन और एनायन के कंडक्टेंस को जोड़ दे रहे हैं। तो सिंपली इसका एक लाइन का आंसर होगा कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन may be calculated by the sum of conductance of cation and conductance of anion। यानी कटायन और एनायन के कंडक्टेंस को जोड़ देंगे, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो ए नंबर समझने में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब बी नंबर समझा रहे हैं। देखो बी नंबर कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कोलराज लॉ के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसी में आगे आप समझो कि अगर ए बी जो है अगर वो पूरा का पूरा ब्रेक कर जाए, ए बी जितना है 1 मोल, यहां पे ए बी कितना है 1 मोल, ये 1 मोल का 1 मोल जब ब्रेक कर जाता है तो ए प्लस बनता है, ए प्लस का कंडक्टेंस होता है लैम्डा और बी माइनस का कंडक्टेंस होता है लैम्डा माइनस।
अब मान लेते हैं ऑन वॉल्यूम भी, ये किस कंडीशन में था, ये था ऑन वॉल्यूम इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब वॉल्यूम को इनफाइनाइट करते थे तो लेमडा को कहते थे लेमडा इनफाइनाइट। जब वॉल्यूम को कहेंगे भी कि पूरा नहीं, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिला है, थोड़ा सा पानी मिला है, यानी वॉल्यूम क्या है, भी है, तो लेमडा के जगह हो जाएगा क्या, लेमडा भी, लेमडा इंफिनिटिव। जब वॉल्यूम था इंफिनिटिव तो लेमडा इंफिनिटिव कहते थे। जब मान लेते हैं वॉल्यूम है भी, मतलब 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, थोड़ा सा पानी डिसॉल्व कर दिए, तो वैसे कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, लेमडा भी से। अब मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर अल्फा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट का वो मात्रा जो आयंस में ब्रेक कर गया, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which break down into the ions is called degree of dissociation। कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, लेट अस कंसीडर कि कितना लिए हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, और अगर उसमें से 0.25 मोल आयंस में ब्रेक कर गया, तो पूरा का पूरा 1 मोल नहीं किया, मात्र 0.25 ब्रेक कर गया आयन से, 0.75 अभी भी बचा हुआ है सॉल्यूशन में। तो जितनी मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की, जितनी मात्रा आयंस में ब्रेक कर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच मे ब्रेक डाउन इनटू आयंस इज कॉल्ड देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मान लेते हैं कि AB की कितनी मात्रा, अल्फा, अल्फा मात्रा टूट गया किसमें, आयंस में, तो क्या होगा, A प्लस का कंडक्टेंस होता है लैम्डा प्लस, अभी देखे हैं A प्लस का कंडक्टेंस कितना, लैम्डा प्लस, तो अल्फा गो A प्लस बनेगा, तो अल्फा गो A प्लस का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, अल्फा लैम्डा प्लस। ठीक उसी तरह सिमिलरली B भी कितना बनेगा, अल्फा गो, जितना इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है। जैसे इस रिएक्शन को गौर से देखो, ए गो ए बी अगर ब्रेक करता है तो ए गो बनता है ए प्लस, ए गो बनता है बी माइनस। आधा गो ए बी अगर टूटेगा तो आधा गो बनेगा ए, आधा गो बनेगा बी। अगर 1/4 ए बी ब्रेक करता है तो 1/4 बनेगा ए प्लस, 1/4 बनेगा बी माइनस। यानी जितना ए बी ब्रेक करेगा उतना ही ए प्लस बनेगा, उतना ही बी माइनस बनेगा। तो हम लोग यहां मान लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, अल्फा, यानी अल्फा गो ए बी ब्रेक कर गया तो अल्फा गो बनेगा ए प्लस और अल्फा ही बनेगा बी माइनस। अब ए प्लस का कंडक्टेंस लैम्डा, तो अल्फा गो का कंडक्टेंस अल्फा लैम्डा प्लस, ए गो बी माइनस का कंडक्टेंस लैम्डा माइनस, तो अल्फा गो बी माइनस का अल्फा इंटू लैम्डा माइनस, अल्फा लैम्डा माइनस। अब कोलराज ने बताया था, अकॉर्डिंग टू कोलराज, कि सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वो कटायन और एनायन के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। यानी ये जो होगा इसके और इसके क्या होगा, जोड़ के बराबर होगा। यानी लैम्डा भी इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा प्लस और अल्फा लैम्डा माइनस। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा भी इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा कॉमन, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, इक्वेशन 2, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से कर देंगे डिवाइड, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, अल्फा लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, ये वाला, बटा इक्वेशन 1 में क्या है, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। तो इधर इसका वैल्यू है लैम्डा भी और इसका वैल्यू है लैम्डा इंफिनिटी। इससे ये पूरा क्या हो गया, कट गया, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा भी बाय लैम्डा इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। यही आपको क्वेश्चन कहता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, कोलराज लॉ के द्वारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कोलराज, अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, हम लोग कोलराज लॉ को फॉलो किए हैं,
तो अल्फा का फॉर्मूला क्या मिला, लैम्डा भी बाय लैम्डा इंफिनिटिव, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेटेड बाय द कोलराज लॉ, तो दिस इज द आंसर। यहां से लेकर के आप यहां तक बना डालेंगे, आंसर इज कंप्लीटेड, यानी आपको अल्फा का फॉर्मूला निकाल के दिखाना था। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? ये क्वेश्चन है आपको इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का है, और ये हम पढ़ाए भी हुए हैं। हम आपको ये जो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जगह पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट में ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट को जब भी आप पानी में घुलाओगे ना तो वो टूटेगा ही, वो जुड़ेगा नहीं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है। ये टर्म जो है, आप कहोगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन टर्म है कि नहीं, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक टर्म है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा टूटेगा, वो जुड़ेगा नहीं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कोलराज लॉ से वो नहीं निकाले जाते हैं। तो उस अगर कभी वैसा क्वेश्चन आएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, तो आप लोग क्वेश्चन राइज कीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व करके बताएंगे। तत्काल इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है, बी नंबर जो समझाए हैं ये समझने में अगर कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन करिए। मिटा रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम अगले क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। विवेक आ गया है क्या क्लास में? विवेक हो? सर हाँ, बोल रहे जो पानी जब फ्रीज में रखने पे जम के बर्फ बन जाता है तो उसका मॉलिक्यूल तो आपस में और ज्यादा टाइटली जुड़ जाता है, तो वहां पे एसोसिएशन टाइप कुछ हुआ ना? ठीक है, आप कहना क्या चाह रही हो तो बताओ ना। उससे तुम क्या मतलब, क्या क्वेश्चन क्या राइज करना चाह रही हो? आप बोले ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, तो वही हम पूछ रहे, वहां पे तो नहीं नहीं, मॉलिक्यूल हम जुड़ ऐसा रहा है। थोड़ी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होगा, लेकिन कोलराज लॉ जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। कोलराज लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ही एक्सप्लेन किया जाता है। जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात आएगी तो उसके लिए अलग लॉ होंगे, इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब जैसे वेन टॉप फैक्टर जब पढ़ोगे ना, जो हम आपको पढ़ाए थे 2nd चैप्टर में, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ाए थे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ाए थे। तो वेन टॉप फैक्टर देखना, उसमें जो आई का फॉर्मूला बताए थे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी पढ़ाए थे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन से भी पढ़ाए थे। तो चैप्टर पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड। तो यहां पर कोलराज लॉ जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। देखो, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है ये, व्हाई इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस विथ व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू द सॉल्वेंट। कहता है व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट decreases when a non-volatile solute is added। तो देखो, क्या हम आपको पढ़ाए थे, हम एक पढ़ाए थे आपको कि अगर मान लेते हैं कि एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसके सरफेस पे अभी सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
10 मॉलिक्यूल्स हैं, लेट अस कंसीडर, और हर मॉलिक्यूल 1 atm प्रेशर लगा रहा है। कितना? 1 atm प्रेशर। तो अभी इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 10 atm हो जाएगा। जैसे ही इस सॉल्यूशन में हम एक नन वोलाटाइल सॉल्यूट घुला देते हैं, नमक या चीनी, कोई भी नन वोलाटाइल सॉल्यूट, वैसा सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो अब अगर यहां पे मॉलिक्यूल्स अगर 10 गो हैं, तो 10 गो में से 3 गो मॉलिक्यूल या 4 गो मॉलिक्यूल या 2 गो मॉलिक्यूल, मतलब 10 का 10 अब सॉल्वेंट का नहीं रहेगा, अब सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होंगे। मान लेते हैं कि अगर सॉल्यूट के 3 मॉलिक्यूल हो गए तो सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 7। तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो पहले 10 था अब कितना हो गया? 7 हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, घट गया। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब सवाल आपका क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि क्यों घट गया, व्हाई। क्वेश्चन है व्हाई द वेपर प्रेशर सॉल्वेंट डिक्रीज, कि हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घुला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि देखो, जब केवल सॉल्वेंट था तो सरफेस पे केवल किसके मॉलिक्यूल थे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। लेकिन जब हम चीनी घुला दिए तो इसमें सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल हैं और सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हैं। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पहले था 10 गो, अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या हो गया? 7 गो। क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। क्योंकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डिक्रीज कर गया, इसलिए लोअरिंग ऑफ, इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छे से सुन लो। यदि किसी सॉल्यूशन में, अच्छे से सुनिए, यदि किसी सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्वेंट के सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल का संख्या कम हो जाता है, और चूंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का संख्या डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है। एक बार फिर से समझिए, when a non-volatile solute dissolve in a solvent, the number of molecules of solvent decreases and hence vapor pressure also decreases. सॉल्यूशन में जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, सरफेस पे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट घुस जाता है, और अगर सॉल्यूट घुस जाएगा तो सॉल्वेंट अपने आप कम हो जाएगा, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल अगर कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसको समझने में कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइंड बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका? सॉल्यूट का। कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है PO माइनस PS बाई PO इज इक्वल टू N बाई N प्लस N। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर, सॉरी, इसको कहते हैं रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है आपका रॉल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जहां PO क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल N क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये है आपका। अब
यहां है n प्लस n, ये जो n है ना कैपिटल n, इट इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल n। तो इसीलिए अगर कैपिटल n में एक छोटा सा n जोड़ भी दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगभग कैपिटल n के बराबर ही रहता है। कि समुद्र में अगर एक लोटा पानी जाके मिला दो तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, कितना पानी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग उतना ही होगा। एक समुद्र में एक लोटा पानी से क्या होने जाने को है। तो उसी तरह कैपिटल n का वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसमें अगर स्मॉल n को जोड़ दो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू लगभग कैपिटल n के बराबर ही रहता है। जैसे कि अगर मान लो कि पीयूष के पास 2 लाख रुपया है और अवनीत उसको 1 रुपया जाकर के दे दे तो पीयूष को क्या फर्क पड़ता है उसके पास कितना रुपया है, वो कहेगा कि 2 लाख है, 1 रुपया का कोनो वैल्यू है क्या 2 लाख के सामने। तो ठीक उसी तरह कैपिटल N इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल n, इसलिए n प्लस n इज इक्वल टू कैपिटल N ही होगा। यानी इस फॉर्मूला को लिखेंगे पीओ माइनस पीएस बाई पीओ बराबर n बटा कैपिटल N, इस दोनों के बदले सीधे कर देते हैं कैपिटल N। अब n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये भी है मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका फॉर्मूला होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पीओ माइनस पीएस बाई पीओ इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह हो जाएगा W बाई m और कैपिटल N की जगह हो जाएगा W बाई m। तो आपको फॉर्मूला किस निकालना है, क्वेश्चन कहता है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कौन है, स्मॉल m, यानी फॉर्मूला किसका निकालना है, स्मॉल m का। तो स्मॉल m को LHS में कर दो और बाकी सब को RHS में, तो स्मॉल m आ जाएगा इधर, तो स्मॉल m इज इक्वल टू ये पीओ आ जाएगा ऊपर W इंटू m इंटू पीओ बटा ये पीओ माइनस पीएस आ जाएगा नीचे, पीओ माइनस पीएस इंटू कैपिटल W। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो आपको अगर कहे कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए बाय द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो दिस इज द आंसर। यहां से शुरू करेंगे और स्मॉल m का फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, आंसर कंप्लीटेड। कोई डाउट अगर है, ये समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। सर आप ना हर न्यूमेरिकल का पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, बार बार कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। किसी को कोई अगर डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बोलो सर n बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट W बाई m के बाद बताइए, तो सर हमको नहीं समझ में आ रहा। देखो यहां पर क्या है ना, देखो ये फॉर्मूला तो समझ में आया, ये भी समझ में आया होगा कि कैपिटल N और स्मॉल n से बहुत बड़ा होता है। तो कैपिटल N में अगर स्मॉल n जोड़ दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग कैपिटल N के बराबर ही रहेगा। यानी n प्लस n को हम सीधे कैपिटल N लिख देते हैं, तो ऊपर में स्मॉल n और नीचे में कैपिटल N। अगर यहां तक तुम समझ गए तो फिर बहुत आसान है समझना। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट मान लो स्मॉल w और मॉलिक्यूलर वेट मान लो स्मॉल m, तो स्मॉल n की जगह हो गया स्मॉल w बाय स्मॉल m। तो कैपिटल N क्या होगा, ये भी तो मोल है, तो इसका भी फॉर्मूला होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कैपिटल N है तो फॉर्मूला फिर वही होगा W बाई m। तो छोटा वाला को स्मॉल n को स्मॉल w स्मॉल m किए थे, तो कैपिटल N के जगह लिख देंगे कैपिटल W बाई कैपिटल m, यानी ये भी हो गया गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इसी फॉर्मूला में स्मॉल n की जगह लिख दिए W बाई m और कैपिटल N के जगह लिख दिए W बाई m। चूंकि n नीचे है, कैपिटल N नीचे है तो कैपिटल W नीचे और जो बटा वाला है वो पलट के चला जाएगा ऊपर, तो कैपिटल M आ गया ऊपर। अब क्वेश्चन आपको कहता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कौन था, स्मॉल m। यानी इस वाले एक्सप्रेशन में
आपको फॉर्मूला स्मॉल m का निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए कहता है, स्मॉल m का फॉर्मूला। तो इसका मतलब स्मॉल m को कर देंगे LHS में, और जितना LHS में है वो चला जाएगा RHS में। तो स्मॉल m आ गया इधर ऊपर में, तो क्या हो गया, ये PO नीचे में है, उधर जाएगा तो ऊपर, तो स्मॉल w इंटू कैपिटल M इंटू PO चला गया ऊपर, बटा में क्या हो गया, ये m तो इधर चला आया है, कैपिटल W का कैपिटल W रह गया, और ये PO माइनस PS जो ऊपर में था ये आ गया नीचे। तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो गया, W इंटू M इंटू PO बाई PO माइनस PS इंटू कैपिटल W, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर देना है। यस सर। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करता है। तो सिंपल आंसर है, एक लाइन का आंसर है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, उस रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में तो ऑलरेडी एनर्जी निकल रहा था। वो रिएक्शन जिसमें ऑलरेडी रिएक्शन में एनर्जी निकल रहा है, अगर उस रिएक्शन में आप भी एनर्जी देने लगो तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन वो रिएक्शन जो इंडोथर्मिक है, यानी जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे दो तरह से पड़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से अलग और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अलग। इट मींस दैट अगर आपसे क्वेश्चन कहे हाउ टेम्परेचर इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग कहेंगे कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन as the temperature increases rate of reaction decreases, but in endothermic reaction as the temperature increases rate of reaction also increases। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन वो रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अगर उसमें आप एनर्जी बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा, तेजी हो जाएगा। समझने के लिए आप ये समझो कि अगर कोई, मान लो कि अगर कोई तुमसे भीख मांगता है ना, कोई भीख मांगा है जो डेली आपके दूरा पे आता है, बाबा 5 रुपया दे दे, है ना, और आप उसको पैसा दो, वो मांग रहा है और आप उसको दे दो कि आज आया 5 रुपया मांगा, तो आप उसको 5 रुपया दे दिए, वो कल फिर आपके दूरा पे आएगा, ए बाबा भूख लगा है 5 रुपया दे, तब फिर आप 5 रुपया दे दो, फिर कुछ समझ जाएगा कि ओ इसका मतलब यहां मिलता है, वो उसकी भीख मांगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहा है आप उसको दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था, अब उसको हम एनर्जी अगर दे दे तो जो वो चाह रहा है हम उसको दे दिए, तो उसका जो रिएक्शन करने का स्पीड है ना, और फास्ट हो जाएगा कि दे दे भाई, दे दे और दे दे। लेकिन मान लो कि कोई भीख मांग रहा है, ये भाई 5 रुपया दे, तुम बोले कह रहे तू ही देना, हमरे देना, तो वो तुमसे नहीं मांगेगा, वो समझ जाएगा कि ये देने वाला नहीं है,
उसका भीख मांगने का टेंडेंसी खत्म, वो मांगवे नहीं करेगा, उसको पता है कि यहाँ पे मिलवे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि अगर रिएक्शन में एनर्जी निकल रहा है और तुम खुद से एनर्जी देने लगो, तो फिर उसका जो रिएक्शन की टेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आया होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। एनी डाउट? किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आया हो तो बोल सकते हो। अब कैटलिस्ट बता रहे हैं। हालांकि कैटलिस्टिक रिएक्शन बहुत कम होते हैं। आप कहोगे कि क्या हर रिएक्शन में कैटलिस्ट काम आता है? तो जवाब होगा नहीं, हर रिएक्शन में कैटलिस्ट काम नहीं आता है। वो रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रहे हो या जो हो ही नहीं रहे हो और हम चाहते हैं कि रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो उसमें कैटलिस्ट डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं, हर रिएक्शन में कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है उस रिएक्शन को हम लोग कैटेलिसिस कहते हैं। अभी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए थे होमोजीनियस कैटेलिसिस, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस, कैटलिस्ट क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ाए थे। लेकिन ये समझो कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कैटलिस्ट को डालना पड़ता है और मोस्ट प्रोबेबली द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटलिस्ट। यानी 100 में से 96-97 रिएक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कैटलिस्ट डाल देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कभी कभी जब बुक्स पढ़ोगे ना आपको कैटलिस्ट न दो तरह से दिखाएगा, एक पॉजिटिव कैटेलिसिस लिखेगा, एक निगेटिव कैटेलिसिस लिखेगा। तो हम आपको वही चीज प्रोमोटर और पॉइजन करके पढ़ाए थे। प्रोमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर देता है और रिएक्शन को और ज्यादा स्पीड कर देता है। पॉइजन वो होता है जो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। लेकिन ऐसे कम रिएक्शंस मिलते हैं जिसमें पॉइजन आपको काम करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। लगभग सभी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट, तो हम लोग कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the catalyst. It means as the catalyst applied in a chemical reaction, its rate of reaction increases. But in some cases, the catalyst works like a negative catalyst, that is poison. It means that when the catalyst added in the reaction, the rate of reaction increases. But there it's very few examples. बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे PD/BaSO4 पढ़ाया है, ये वाला PD/BaSO4। यहाँ पे PD कैटलिस्ट होता है लेकिन BaSO4 पॉइजन होता है। PD रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है लेकिन BaSO4 मिला देने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो आपको कैटलिस्ट पॉजिटिव भी मिलेंगे, निगेटिव भी मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही होते हैं। यानी ज्यादातर कैटलिस्ट डाल देने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करता है। कोई डाउट है तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। सर कैटलिस्ट से एक डाउट है। बोलो। सर बोल रहे थे कि आप एक बार बोले थे कि कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ NO से ही रिएक्शन करता है और एक बार आप बोले थे कि FeNO से भी रिएक्शन करता है। तो पता नहीं सर, इसमें कंफ्यूज है कि दोनों में से रिएक्शन। क्या बोले थे सर? एक बार आप बोले थे ना कि कैटलिस्ट सिर्फ NO से ही रिएक्शन करता है। ऐसा कहाँ बोले हम कभी? ये सर सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया है सर। ऐसा कभी नहीं बोले। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको।
तो सर NO से भी रिएक्शन होता है, एक FeMO से भी होता है, तो सुनो ना, बता रहे हैं वो तुम ना उसको मैकेनिज्म याद करके रखी हुई हो, है ना। जो हम मैकेनिज्म पढ़ाए थे वो तुमको याद है, याद करो। हम जो पढ़ाए थे, हम तुमको ये वाला रिएक्शन पढ़ाए थे, SO2 प्लस O2, यहां डाले थे NO, यहां बना था SO3, इस तरह यस। से। और हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताए थे। पहले हम बताए थे कि ये जो NO है ना, ये जो NO है, ये O2 से रिएक्शन करके NO2 बन जाता है। और फिर सेकेंड स्टेप में बताए थे कि ये जो NO2 है ना, ये फिर SO2 से रिएक्शन करता है, तो SO2 इसमें से एक O ले लेता है, तो बन जाता है SO3, और NO फिर बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लग जाएगा, तो यहाँ 2 लग जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। तो 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ नहीं, ये तो ठीक है था। अब ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 2। अब फाइनली हम इसको काटे थे, NO से NO कट गया था, और NO2 से NO2 कट गया था। रिएक्शन आया था 2SO2 प्लस O2 2SO3। ये हम पढ़ाए थे। हम पढ़ाए थे कि ये जो NO होता है ना, जो कैटलिस्ट होता है, वो पहले ऑक्सीजन के पास जाके रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ना दूसरे वाले रिएक्टेंट के पास जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और जो कैटलिस्ट था ना, वो फिर वापस बाहर निकल जाता है। देखने से लगता है कि NO से NO कट गया, तो देखने से लगता है कि ये और ये रिएक्शन करके ये बना रहा है। देखने से लगता है कि NO कोई काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन असल में NO जो था, कैटलिस्ट था, वो काम कर रहा है। तो आप लोग पूछे थे, हमको याद है, आप लोग में से कोई स्टूडेंट एक पूछा था कि सर ये जो NO है ना, ये पहले O के पास जाएगा, पहले SO2 के पास नहीं जा सकता है, ये कोई पूछा था हमसे। तो हम यही बताए थे कि नहीं, NO जो है ना, वो पहले ऑक्सीजन के पास ही जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है। SO2 और O2 में NO, ऑक्सीजन जो है वो मोर रिएक्टिव है, तो NO उसके पास जाएगा जो रिएक्शन ज्यादा करना चाहता है। तो यही हम बताए थे कि NO जो है ना, वो पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, वो फिर SO2 से रिएक्शन करके SO3 बनाएगा। हम ऐसा नहीं बोले थे कि हमेशा NO ही काम करेगा, हर रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट है। यहां पर NO रिएक्शन कैटलिस्ट आया है। अगर आप बात करते हैं N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, तो यहां पर NO नहीं, यहां पर Fe/MO यूज करते हैं। अगर C2H2 को हम लोग रिएक्शन कराएं PD/BaSO4 से, तो ये बदल जाएगा C2H4। अगर C2H2 को रिएक्शन कराएं Ni/H2 से, ये कन्वर्ट कर जाएगा C2H6 में। हर रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट यूज होता है, एक ही कैटलिस्ट सब में यूज नहीं होता है। कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होता है, लेकिन हर कैटलिस्ट काम एक ही करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना, रिएक्शन को करा देना। जैसे हर स्टूडेंट अलग अलग टीचर से पढ़ता है, कोई हमसे पढ़ रहा है, कोई किसी और से पढ़ रहा होगा, कोई किसी और से पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट को हमसे अच्छा नहीं लगा होगा पढ़ना, तो हमको छोड़ के दूसरे टीचर को पकड़ लिया होगा। कुछ स्टूडेंट को दूसरे सर से नहीं समझ में आया होगा, तो मेरे पास आ जाएगा, हमसे समझ में आ रहा है तो हमसे पढ़ना। टीचर, हर स्टूडेंट के लिए टीचर अलग अलग होगा, लेकिन हर टीचर काम एक ही करता है, पढ़ाता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, अपना जितना काबिलियत है, अपने काबिलियत के अनुसार स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करता है। हर टीचर यही काम करता है। तो कहने का मतलब कि कैटलिस्ट सभी एक ही काम करते हैं, लेकिन हर रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट काम होते हैं। इज एनी डाउट? कोई और क्रॉस क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। विवेक हो? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है ना, वो विवेक पूछा है, कल हमको भेजा है ये व्हाट्सएप से, ठीक है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। विवेक पता नहीं तुम ट्राई क्यों नहीं किए, ट्राई करते ना तो खुद ही बन जाता।
देखो क्वेश्चन कह रहा है, स्पीकर ऑफ कर देना। देखो क्वेश्चन कहता है कि अगर एक रिएक्शन है A प्लस बी एरो P और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला दे रहा है माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू प्लस DP, ये B है ना, DP बाई DT इज इक्वल टू K इंटू A पे पावर 3/2 B पे पावर -1/2। ये क्वेश्चन है, कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए कहता है। तो याद करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ाए थे, कुछ नहीं देखना है हमको, केवल पावर देखना है कि ए पर कितना पावर, बी पे कितना पावर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ाए थे m प्लस n, तो ए पर पावर है 3/2 यानी m हो गया 3/2 और n है कितना -1/2, तो m की जगह n की जगह -1/2, तो क्या हो जाएगा 2 लघुत्तम, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 1 आ गया। यानी कैसा रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में अगर नहीं आया है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। कोई स्पीकर ऑन किया था, किसी को कुछ पूछना था क्या? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सिद्ध करें। हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है विवेक, तुम्हारे पास हिंदी में लिखा ही हुआ होगा, हम क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं। कहता है प्रूव दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 is first order reaction by the following data। और डाटा आपको क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है टाइम और यहां दिया हुआ है वॉल्यूम। टाइम दे रहा है 0, 15, 30, 40। ये दे रहा है 25.4, 9.83, 3.81 और 2.03। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको डाटा दिया हुआ है, प्रूफ करो कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये प्रूफ करके दिखाना है आप लोग को कि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद कीजिए हम आप लोग को पढ़ाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो K का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स वैल्यू ही होता है। तो अगर हम इस डाटा से रेट कांस्टेंट का 2 गो वैल्यू निकालें और अगर दोनों एक जैसा आ जाए तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब भी आपको डाटा दिया रहे और प्रूफ करने के लिए कहे कि प्रूफ करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको क्या करना होगा, डाटा से फॉर्मूला को न्यूमेरिकल बनाना होगा, K का यानी रेट कांस्टेंट का 2 गो वैल्यू निकालना होगा और अगर दोनों K का वैल्यू बराबर आ गया तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो अब इस बात को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। याद करो K का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, रेट कांस्टेंट तो K है, वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए तो सर एक ही होना चाहिए, वैरी कैसे करेगा? देखो ये बात हम आपको पढ़ाए थे, देखो पढ़ाए थे, K जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
फॉर्मूला होता है 0.693 बटा टी हाफ। लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का वैल्यू होता है A0/2 टी हाफ। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का अलग फॉर्मूला होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का अलग फॉर्मूला होता है। तो नाम है रेट कांस्टेंट, लेकिन हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग ये क्वेश्चन कौन पूछा था? सर हम पूछे शुभम। ठीक है शुभम, रेट कांस्टेंट तो तुमको कंफ्यूजन हो रहा है। ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसका नाम सुने हो? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट तो नाम सुने, फॉर्मूला अभी याद नहीं है। फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं तुमसे हमको ये बताओ कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट, सही बोले। तालाब के पानी का कितना होता है? उसका भी सर 100 डिग्री ही होगा। और चापाकल के पानी का? उसका भी 100 डिग्री ही होगा। अच्छा ठीक। और टंकी से जो पानी आता है उसका भी 100 डिग्री ही होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है कि नहीं है? है। ठीक। अब बताओ कि क्या पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? नो सर, नहीं होगा। उसका बहुत क्यों कम नहीं होगा? होगा? क्योंकि सबस्टांस चेंज हो गया। ठीक उसी तरह रेट कांस्टेंट, नाम में कांस्टेंट लगा है, लेकिन अगर रिएक्शन बदल जाएगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी बदल जाएगा। किसी रिएक्शन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट का अलग फॉर्मूला होगा, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट का अलग वैल्यू होगा। हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन के जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये याद रखने की चीज है। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, रेट ऑफ कांस्टेंट फिक्स होगा। और अगर रेट ऑफ कांस्टेंट फिक्स होगा, चेंज नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये याद रखने की चीज है। तो हम लोगों को यहां सिद्ध करना है कि रेट कांस्टेंट इसका फिक्स है। अगर रेट कांस्टेंट फिक्स आ गया तो समझ जाइएगा कि ये कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए के का फॉर्मूला है, हम पढ़ाए हैं आपको, के का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग V1 बटे V2। तो के बराबर 2.303 बटा टाइम। देखो 0 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड हो गया। कितना टाइम हो गया? 15 सेकेंड। टी के जगह 15 सेकेंड। लॉग V1 बटे V2, V1 कितना? 25.4 बटे V2 कितना? 9.83। अब इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट, ठीक है? तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको इससे भाग देंगे, आएगा 0.153 लॉग, इसमें इससे भाग देंगे आएगा 2.5893। तो 0.153 इंटू लॉग हम निकालना आपको सिखाए हैं। इसका लॉग टेबल से लॉग का वैल्यू निकाल लेना है। इसका हम निकाल के रखे हुए हैं, रेडी रॉकनर है मेरे पास, इसलिए हम सीधे पुट कर रहे हैं। आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लॉग इसका वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगा 0.4122 और जब दोनों को गुना कर देंगे आएगा 0.0630, यानी लगभग 0.063।
ये आ गया किसका, के का वैल्यू। अब के का वैल्यू एक बार और निकालते हैं, देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। फिर के बराबर 2.303 बाई टी लॉग v1 बटे v2, तो क्या हो जाएगा 2.303। अब इसका बात करते हैं 30 सेकेंड, 0 से 30 हो गया, तो 0 से 30 हो गया तो टाइम कितना लगा 30 सेकेंड, लॉग v1 कितना इतना और v2 कितना इतना, तो v1 के जगह 25.4 और v2 के जगह 3.81, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे। फिर हम कैलकुलेशन किए हुए हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 0.076 गुने, इसको भाग लगाएंगे, क्या आएगा लॉग 6.6666। अब 0.076 इसका लॉग निकाल लोगे, वैल्यू आएगा 0.8239। अब दोनों को गुना कर दोगे, आएगा 0.0626। अब इसको अप्रोक्स में लाओगे तो 0.06, ये 6 है तो इसको हटाएंगे तो ये एगो अंक बढ़ जाएगा, तो 2 के जगह हो गया कितना 3। अब देखो यहां पे भी आया के का वैल्यू कितना 0.063, यहां पे भी आया 0.063, तो इसका मतलब कि रेट कांस्टेंट क्या है, फिक्स है। तो क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट के इज कांस्टेंट so that the reaction is first order reaction। ये हो गया आपका रिएक्शन प्रूफ। यानी ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो आप क्या करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालेंगे एक बार, रेट कांस्टेंट निकालेंगे 2 बार। आप कहोगे सर कि तीसरा वाला जो दिया है इससे कर सकते हैं क्या, इससे भी कर सकते हो, टी के जगह डाल दो 40, v1 के जगह डाल दो ये और v2 के जगह डाल दो ये, और फिर के का निकालोगे ना यही वैल्यू आएगा। चाहे इस मतलब इस आंकड़ा से चाहे जितना बार भी आप न्यूमेरिकल बनाओ, के का वैल्यू आपको फिक्स आएगा 0.063, और चूंकि के का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या कोई दिक्कत, सर लॉग एक आदमी बोलो ना, आपका वॉइस गूंज रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे देगा तो लॉग टेबल तो देना होगा। देखो आपको हिंट्स में सबसे पहली बात, आपको हिंट्स में लॉग का वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है, और नहीं दिया हुआ होगा तो आपको लॉग टेबल देगा, कुछ ना कुछ आपको देगा जरूर, रटा हुआ थोड़े होता है वैल्यू किसी का। ओके। और अगर नहीं दिया ना, मान लो देखो कई बार होता है ना कि नहीं दिया रहता है, तो अगर नहीं दिया हुआ है ना तो आप एक अप्रोक्स वैल्यू लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होबे करेगा, मतलब रेट कांस्टेंट तो बराबर होगा ही होगा, तो उसमें से किसी एक का निकाल करके कर देना और दूसरा का उतना ही लिख देना, क्योंकि पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये प्रूफ ही करना है, तो वो हो जाता है। एक्सपीरियंस भी कुछ काम आता है धीरे धीरे। क्या किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? सर टाइम 0 नहीं लिए, आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है। टाइम 0 नहीं लिए। सर बोल रहा है कि टाइम 0 नहीं लिए, वो तो स्टार्टिंग ही है। हाँ तो अरे जहां से शुरू करते हो 0 तो थोड़े टाइम लिया जाता है। अब स्केल से तुम मापते हो कोई लाइन को, तो 0 पे रख के मापते हो, तो 5 मीटर पे आया तो 5 मीटर कहते हो ना कि 0 कहते हो। 0 से तो शुरू हो रहा है, तो 0 को थोड़े लिया जाएगा, 0 के बाद जो बढ़ेगा उसको टाइम हम लोग लेंगे ना। देखिए हमारे पास जितने क्वेश्चंस आए थे हम उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये आज मेरा बचा अंतिम है। था। स्पीकर 1 मिनट जरा ऑफ कर लो। तो आज अंतिम था आपका डाउट क्लास का,
सब लोगों का डाउट क्लास खत्म हो गया है, मतलब डाउट खत्म हो चुके हैं। मंडे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, और संडे को हम इसका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग नोट्स को कॉपी में लिख करके तैयार रहिएगा ताकि मंडे से नया चैप्टर पढ़ा जाए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में क्या है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज सर, तक, कल इंतजार कैसे करिए होगा? सोमवार तक। आज टेस्ट है सर 2 मेरा बजे से। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। आज 12 तारीख है, आज ही शाम में सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कह रहा था कि सर मेरा डाउट बचा हुआ है, कौन बोल रहा था? सर हम बोल रहे हैं, मेरा हम आपको क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं। कहां तुम्हारा कोई क्वेश्चन बच रहा है? अब सारा क्वेश्चन तो हम बता दिए। सर 3 क्वेश्चन बच रहा है। कौन सा? एक मात्र तुम्हारा ग्राफ वाला क्वेश्चन बच रहा है, नहीं सर, सिर्फ उसके एक अलावा ग्राफ है। प्लॉट करने वाला। सर हम अभी एक बार करना ना, एक बार ऐसा करना कि फिर से हमको सेंड कर देना, ठीक है? अगर देखो हम एक बार फिर से कॉमनली कह देते हैं, अगर अभी भी किसी का लग रहा है ना कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो हमको एक बार फिर से, पता नहीं हमको नोट करने में छूट गया होगा, एक बार फिर से जो आपका क्वेश्चन बच रहा होगा उसको आप भेज दीजिएगा। हम एक दिन और आपको, सोमवार को तो नहीं देंगे डाउट क्लास, लेकिन नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे कि सैटरडे को हम आपको डाउट क्लास रख दें, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को। और जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा वो सैटरडे को डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। कल संडे है, संडे को ही पढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, घर से ही तो पढ़ना है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप लोग कुछ, अगर जो लोग डाउट क्लास में ज्वाइन करना चाहेंगे वो कल भी डाउट क्लास कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो कल डाउट क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, काफी लेट हो रहा है। ओके सर। तो अगर किसी को डाउट है तो हमको व्हाट्सएप पे आज भेज दो, कल हम डाउट क्लास में पढ़ा देंगे। सर अभी सेंड कर देते फिर से। अभी मत करना, ठीक है? याद करके शाम में कर देना, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे अगला बैच को तो फिर वो छूट जाएगा। शाम में भेजोगे, हम फ्री रहते हैं, नोट कर लेंगे। सर मैसेज में कोई लिख रहा है ओके, कल क्या? सर मैसेज में कोई पूछ रहा है कि कल क्लास है या नहीं। हाँ तो बता दो ना कि कल डाउट क्लास रहेगा, जिसको डाउट है वो ज्वाइन कर लेगा इसी टाइम पर, 7 बजे ही आ जाएंगे हम, डाउट क्लास पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट 2 बजे से है ना? नहीं नहीं, शाम में है, खोल के देख लो ना, टाइमिंग दिया हुआ है उसमें। 6 बजे का शाम में है सर। 6 बजे से है, हाँ। तो अपना टाइम पे अपना दे देना टेस्ट। क्लास आज का ऑफ किया जाए। बाय सब लोग को, बाय सर। बाय। गुड बाय बोलो ना। गुड बाय, उसी दिन ना तुम लोग कोई कहा था कि गुड बाय नहीं कहा जाता है। सर अवनीत बोल रहा है गुड बाय। बाय बोले रे, हम सर बाय नितिन बोले। बोल रहा है गुड बाय। नितिन बोला, नितिन। तुम सबका नाम ले लो ना। किया जाए, अगला बैच भी शुरू कर देंगे। गुड बाय तब बोलते हैं जब आदमी को हमेशा के लिए बाय बोला जाता है, तब जो मतलब चला गया। हाँ तो अब क्या फायदा, अब हम ही को बाय बोल के जाओ।